नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के, जहां पर चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में डिजिटल रैली करने जा रहे हैं। अमित शाह के डिजिटल रैली का विरोध शुरू हो चुका है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज के दिन को गरीब अधिकार दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की है कि वो अमित शाह के डिजिटल रैली का विरोध करने के लिए थाली पीटकर अपना विरोध प्रकट करें। अमित शाह के इस डिजिटल रैली से पहले पटना में जेडीयू की तरफ से कई सारे पोस्टर लगाए गए, जहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जरिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया है। मजदूरों को लेकर सियासत बिहार में जारी है, लेकिन सच तो यही है कि मजदूरों का दर्द किसी को नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आज सुबह की ये तस्वीरें हैं, जब डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है। दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से इसका विरोध शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तमाम कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं और जमकर थाली पीटकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी कह रही है कि इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इस रैली का यह सिर्फ अब तक का जो कामकाज है उसको जनता के सामने रखा जा रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहा गया है कि यह सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। गरीबों की तरफ ना तो बिहार सरकार का ध्यान है, ना ही केंद्र सरकार का। आलम यह है कि अब मजदूरों को हथियार बनाकर, किसानों को हथियार बनाकर इस पर राजनीति की जा रही है और आगामी चुनाव की तैयारियों में केंद्र और नीतीश सरकार जुट चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, भले ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल यहां पर रखा जा रहा हो, बाकायदा सर्कल बनाकर ये थालियां बजाई जा रही है। इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी की जो रैली है उसको मजाक बता दिया है तेजस्वी यादव ने। तो बिहार में चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो चुकी है। तो बिहार में चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो चुकी है। तमाम प्रतिक्रिया आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है वो भी सुन लेते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के ही लोग नहीं, बल्कि पूरा बिहार का गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार थाली पीटने का काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से इस डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं। इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग जो है 12 करोड़ लोग जो है पूरे देश भर में जो है बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार जो है वो छूटी है। इस करते हैं पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ की सरकार गरीबों को, मजदूरों को खाना देना चाहिए था। डिजिटल रैली का इस्तेमाल डिजिटली लोगों को पहुंचाने में करना चाहिए था, खाना खिलाने में करना चाहिए था, अस्पताल, बेहतर अस्पताल व्यवस्था, सुविधा देनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार को अपना मात्र जो है सत्ता का भूख मिटाना है, ना कि गरीब का भूख मिटाना है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी देश की, दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। आज अमित शाह जी रैली कर रहे हैं तो वो बताएं कि बिहार में आप लोगों ने दूसरे दर्जे के नागरिक जो श्रमिक हैं उनके साथ व्यवहार क्यों किया, जो रोजगार जिनका छिन गया उनके लिए आप क्या उपाय कीजिएगा जी। और नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या बिहार के गरीब मजदूर चोर हैं? अगर वो अपने घर आएंगे, जो तनाव में हैं, जो शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आखिर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? और नीतीश कुमार जी को तो कम से कम आकर के बिहार के गरीब मजदूरों से, श्रमिकों से, श्रमवीरों से माफी मांगनी चाहिए कि आखिर ऐसी बेहुदा चिट्ठी, हम साफ कह रहे हैं, उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है।
पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। इस क्वारंटीन सेंटर की दूर की बात, वो तो जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे थे उन्होंने उजागर कर दिया। सुशील मोदी जी आ जाएं या हमको समय दे दें, हम उनको वीडियो दिखा दें। अगर अभी भी अंधे बने हुए हैं तो अभी भी अगर अंधे बने हुए हैं सुशील मोदी जी, तो हम जो है वीडियो दिखा सकते हैं। क्या व्यवस्था है? और सुशील मोदी जी को ये जानकारी होनी चाहिए, बिहार में एकमात्र डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है एनएमसीएच। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो है लगातार जो बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, अभी मानसून नहीं आया, अभी जो है केवल साउथ में मानसून ने दस्तक दी है। पटना के एकमात्र कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की हालत जो है पानी से भर गया। तो आप समझ सकते हैं, जो एकमात्र कोविड है, तो आइसोलेशन वार्ड की तो छोड़िए, काश सुशील मोदी जी वही जाकर के देखते कि थाली में किस प्रकार से बिच्छू आए हैं। खाने में बिच्छू मिले, तो इस पे सुशील मोदी जी को जवाब देना चाहिए। पहली बात तो ये कि इस रैली का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव में बहुत देर है, जब चुनाव आएगा तब हम लोग किस तरह की रैली करना है उसका विचार करेंगे। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 6 साल पूरा हो गया और दूसरी बार जो सत्ता में आए उसका ये दूसरा साल है। और कोरोना संक्रमण के दौरान बिहार के गरीबों को 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो मदद की गई है, उन्हीं सारी बातों को बताने का काम, गरीबों के साथ जन संवाद कार्यक्रम करने का काम अमित शाह जी कर रहे हैं। और चूंकि देखिए लॉकडाउन की स्थिति अभी भी बनी हुई है, अभी भी भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, तो हम लोगों ने ये डिजिटल माध्यम का उपयोग करने का निर्णय लिया है। और इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने ऑडियो वीडियो सारे चीज़ों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। तो इनको तो डर इस बात का है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, इन दोनों की सरकार ने बिहार के अंदर कोरोना संक्रमण के दौरान जो गरीब आए, 20 लाख से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में ट्रेन से लेकर आए हम लोग। तो जो लोग 3,000 बस और 300 ट्रेन की बात कर रहे थे, एक आदमी नहीं ला पाए। आज बिहार का गरीब इतना खुश है, और एक एक गरीब जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा है उस पर 5300 रुपया प्रति व्यक्ति खर्च कर रहे हैं। और क्वारंटाइन सेंटर पर ऐसी व्यवस्था है कि लोग वहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। सबको दरी, कंबल, मच्छरदानी, लुंगी, धोती, साड़ी, खाने का इंतजाम, थाली, कटोरा, ग्लास, और हर व्यक्ति को हम 1,000। तो इसलिए इनके विरोध, और ये क्यों विरोध करें तो समझ में नहीं आ रहा। यही लोग थे जो थाली बजाने का विरोध कर रहे थे और अब थाली बजा रहे हैं। बोले कि थाली बजाए, तो कौन मना बजाए थाली? कौन इनके थाली में से? ये लोग अपने घर में थाली बजाने के अलावा और फोटो खिंचवाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए बिहार का गरीब, बिहार का जो श्रमिक है, वो जानता है कि उनका हितैषी कौन है और कौन लोग हैं जिन्होंने उनको धोखा देने का। वो लाख जेडीयू पोस्टर लगा ले, बिहार के 12 करोड़ जनता के दिलों में श्री तेजस्वी यादव का पोस्टर लगा हुआ है। अब जेडीयू के लोग तो अब पोस्टरें लगाते रह जाएंगे। 15 वर्षों में इन्होंने क्या किया, इसका जवाब तो नहीं है। हम लोगों ने तो पोस्टर लगाया, नेता विरोधी दल ने अपने हाथों से, कि पत्र का पोस्टर लगाया कि बिहार सरकार ने जो श्रमवीर भाई हमारे आए हैं, मजदूर भाई आए हैं, उनको अपराधी क्यों कहा, गुंडा क्यों कहा, उनको रोजगार देने से इनकार क्यों किया, इसका जवाब मांग रहे हैं। इसका जवाब वो नहीं दे सके तो वो पोस्टर लगा रहे हैं। अब चुनाव के बाद पोस्टरें लगाने का काम जनता इनको सौंप देगी। सरकार में जो होता है उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है अपने कामों को जनता के बीच में बताना। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, गरीबों और मजदूरों ने जो आज अधिकार दिवस राष्ट्रीय जनता दल मना रही है, संकल्प लिया है कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, डबल इंजन की ये गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार बदल दो। अमित शाह जी, बीजेपी चाहे जितना कर ले रैली वर्चुअल, बिहार की 12 करोड़ गरीब जनता, मजदूर, किसान, नौजवान इनके रैली को कर देगा विफल। इसमें विधानसभा के चुनाव में ये
इनको नहीं मिलेगा फल। झारखंड और दिल्ली के बाद अब बिहार की है बारी, इसलिए इनके रैली जो बीजेपी का रैली है वर्चुअल, जनता ही कर देगी इसको विफल, इसलिए कोई इनको नहीं मिलेगा इसका कोई फलाफल। भ्रष्टाचार के राजकुमार कहा जाता है, 8वीं 9वीं पास है, तो कोविड-19 से लड़ना था तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुरोध पर बिहार की जनता ने घर घर में थाली बजाया। अब नकलची बन गए क्या तेजस्वी यादव? राजनीति में भी नकल, यह बताता है। और इनके जो पिताश्री हैं, कैदी नंबर 3351, वो है होटवार में, कोई है दिल्ली के तिहाड़ में, ये सब जुडिशियल माइग्रेंट है, न्यायिक प्रवासी है। तो जुडिशियल माइग्रेंट भी आज थाली बजाएंगे, तो जैसे ही थाली बजाएंगे जनता खूब जोर से ताली बजाएगी और अट्टहास करेगी कि कैसी तबीयत है। कानून का जब इंजेक्शन लगा भ्रष्टाचार और अपराध के कारण, तो जुडिशियल माइग्रेंट हो गए ये लोग। तो जुडिशियल माइग्रेंट चूंकि इनके आइकॉन है इनकी पार्टी के, तो हमारी उम्मीद है कि वो विजुअल भी आज तेजस्वी यादव जारी करेंगे कि हमारे पिता होटवार जेल में, कोई तिहाड़ जेल में, चूंकि ये अपराध जगत के और भ्रष्टाचार के लालू जी महामंडल। तो ये तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है और बहुत कुछ समझ में आता है कि ये पूरा चुनावी तैयारियां हैं। ना तो मजदूरों का किसी का दर्द है और ना ही श्रमिकों का कोई दर्द है। आलम यह है कि सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। तेजस्वी यादव अब सड़कों पर उतरकर अपने पूरे कुनबे के साथ थाली बजाते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ डिजिटल रैली, वर्चुअल रैली की बात सामने आ रही है बीजेपी की तरफ से। लेकिन सवाल यह है कि मजदूरों को लेकर, श्रमिकों को लेकर आखिर किसी ने धरातल पर कोई काम किया भी है या सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं? इसी पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी। सर, स्वागत है आपका। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, क्या आपको लगता है कि मजदूरों को लेकर सिर्फ और सिर्फ सियासत हुई है? और सच्चाई तो यह है कि आज तक मजदूरों को लेकर कोई भी गंभीर नहीं हुआ, फिर चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें। देखिए सचिन, छत्रपों से लड़ना बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। इस बार चुनाव में बंगाल में मां माटी मानुष है और मजदूर से उभरा हुआ छत्रप है बिहार में। ऐसा छत्रप नहीं है, ये संघर्ष से उपजा हुआ छत्रप है। बहुत लंबा इतिहास इन छत्रपों का है, जो लोग छत्रप वहां पे बिहार में बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। वर्चुअल रैलियों से कुछ नहीं होने वाला है, रैलियों से कुछ नहीं होने वाला है। जमीन पर जब तक पकड़ मजबूत नहीं होगी, बड़े पैकेज का ऐलान नहीं होगा, ये 20 लाख करोड़ का अभी तक जो हिसाब है वो कहीं आप नहीं बताओगे, उद्योगपतियों के अलावा मजदूरों पर नहीं आओगे, तो वर्चुअल रैलियों का फायदा नहीं होगा। छत्रपों से लड़ाई कठिन है, बीजेपी को यह समझना होगा इस बात। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन जिस तरह से नाम दिया गया है डिजिटल रैली, बहुत समझ में आता है डिजिटल रैली, लेकिन मजदूरों की अगर हम बात करें, श्रमिकों की बात करें, वो तस्वीरें पूरे भारत ने देखी जब बिहार का मजदूर तमाम राज्यों से अपने गृह राज्य जाना चाहता था, अपने घर पहुंचना चाहता था। पांव में छाले पड़ गए, रास्ते में डिलीवरी हो रही है, कई लोगों ने भूख से दम तोड़ दिया, विचलित कर देने वाली तस्वीरें थी। वो डिजिटल उस वक्त क्यों काम नहीं आया कि वाकई कितने जो गरीब मजदूर हैं उन तक राशन पहुंच भी रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है, किसको किस तरीके की परेशानी है, वो डिजिटल उस वक्त गायब था। यही एक सवाल है जो जहन में बार बार कौंधता है कि आप डिजिटल रैली कर रहे हैं, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, 3D रैली कर रहे हैं, लेकिन उस डिजिटल रैली का, उस डिजिटल भारत का फायदा जमीन पे क्यों नहीं पहुंच पाया? अगर उस डिजिटल भारत का फायदा जमीन पर पहुंचता तो 1000 किलोमीटर की यात्रा अपने भूखे बच्चों के संग, एक 2-2 साल के बच्चों के संग अटैचियों पे घिसट के सोते हुए नहीं करनी पड़ती। नया भारत कुछ और भारत होता, लेकिन आप सिर्फ बात करते रहे और धरातल पर स्थितियां बहुत जैसी रही वो सबके सामने पूरे टीवी पर तमाम देश में दुनिया ने देखी कि कैसा डिजिटल। लेकिन चंद्रशेखर जी, सवाल यह भी है कि तुम्हारे पास ऐसे कौन से प्लस पॉइंट हैं जो मजदूरों के लिए अब तक और किसानों को लेकर आपने बहुत बेहतर काम किया हो इस संकट के दौरान जब से लॉकडाउन हुआ है? आप उपलब्धियां गिना रहे हैं इस डिजिटल रैली के माध्यम से, लेकिन उन लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक है बीजेपी?
बीजेपी, जिन लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया कि बड़े बड़े लंबे चौड़े बयानबाजी और आर्थिक पैकेज का ऐलान हो जाता है, लेकिन धरातल की तस्वीरों पर आप झांकने को तैयार नहीं हैं। अगर सवाल पूछे तो कहा जाता है कि आप तो दूसरे राज्यों को देख लीजिए। देखिए, आंकड़ों से, बड़े बड़े बयान, अच्छे अच्छे उनमें शब्द डाल देने से और बहुत मीठे भीगे हुए शब्द, राष्ट्रवाद को अगर, राष्ट्रवाद के दुशाले को अगर भूख पे उड़ाओगे तो कुछ ना कुछ दिन बाद तो मौत नजर आने लगेगी। और बहुत राष्ट्रवाद अपना एक तरफ है, राष्ट्रवाद तो सब में है, पूरे देश में है। ये आइडेंटिफाइड, क्लासिफाइड थोड़ी किया जा सकता है कि केवल बीजेपी में राष्ट्रवाद है, बाकी सब लोग राष्ट्रद्रोही हैं। लेकिन अब ये तय करना होगा कि जब आप रैली कर सकते हो तो डिजिटल भारत को भी मजबूत कर सकते थे। बिल्कुल। जिस मजदूर के पास मोबाइल था, जिसका आधार नंबर आपके पास था, उससे पूछ तो सकते थे। हेल्पलाइनों के तो नंबर लगे नहीं, आप रैलियां करने निकल पड़े हैं, सियासत की रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन जिन चूल्हों पे आज तक भी रोटियां नहीं जल रही हैं उनका जवाब आपके पास नहीं है। तो ये सियासत करने का मौका ठीक नहीं है। भाजपा को ये समझना चाहिए और इसको अपने आचरण में उतारना चाहिए, तभी राष्ट्रवाद की उनकी जो व्याख्या है, जो वो बताते हैं जैसा, वो कहीं ठीक हो सकती है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, जिस डिजिटल का बार बार जिक्र हो रहा है कि आप डिजिटल रैली कर रहे हैं, अपनी जो उपलब्धियां हैं वो आप गिनाना चाहते हैं, आपने अब तक राज किया है, वो डिजिटल क्या आपका इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि आपको पता चल सके कि कितने मजदूर बाहर हैं, कितने मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, किन मजदूरों की हालत क्या है? वो सारा तो आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड होना चाहिए था। जब मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो आपने हाथ खड़े कर दिए कि तो बहुत ज्यादा संख्या है, कहां इनको रखना है, कैसे रखना है, और कैसे उनको रखा गया वो तस्वीरें भी पूरे भारत ने देखी हैं। ऐसी लाखों कहानियां लॉकडाउन के दौरान की हैं, जिनको अगर आप लिख देंगे, जिनको पढ़ लेंगे, जिनको देख लेंगे, तो आपकी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। और आपको कहीं ये पीड़ा होगी कि मैं उस देश का नागरिक हूं जहां मेरे बराबर के किसी व्यक्ति पर इस तरह का अत्याचार होता है और उससे ये कहा जाता है कि आप हेल्पलाइन नंबर मिलाइए, आप अधिकारी से मिलिए। एमपी ने कहा वीडियो से मिलिए, वीडियो ने कहा कलेक्टर से मिलिए, कलेक्टर ने कहा थाने में जाके मिलिए। जी ये व्यवस्था। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन देखिए ना कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वो तस्वीरें अभी भी, अगर बिहार का नाम आता है तो जहन में कौन सी है वो तस्वीरें कि एक मां मृत पड़ी है और बच्चे उसके अगल बगल खेलते हुए नजर आते हैं। एक मां मृत पड़ी है तो बच्चा अपनी मां का दूध पीता हुआ नजर आता है। वो बिहार की तस्वीरें थी। लेकिन ऐसी तस्वीरें जिस राज्य से सामने आए, वहां पर आप ये कहते हैं कि हम वर्चुअल रैली कर रहे हैं, डिजिटल रैली कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां हम जनता के सामने रखेंगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। देश का सबसे बड़ा मजदूर तबका अगर किसी राज्य से आता है तो बिहार, उत्तर प्रदेश से आता है। मेहनत कश मजदूर जो 12-12, 18-18 घंटे हिम्मत रखता है काम करने की। पूरे देश के निर्माण में अगर किसी राज्य ने सबसे ज्यादा भूमिका किसी राज्य के मजदूर ने निभाई है तो ये श्रेय बिहार को जाता है कि बिहार का मजदूर पूरे देश में अपने लगन, निष्ठा, समर्पण और अपनी मेहनत से जाना जाता है। अगर वो भूखे घर पहुंचा है, अगर उसमें से घर पहुंचने वाला मजदूर मर गया है तो इसका जवाब वर्चुअल रैलियों से नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब जमीनी संपर्क से दिया जा सकता है, जमीनी फायदे से दिया जा सकता है, धरातल पर कुछ करने से दिया जा सकता है। आंकड़ों के हिसाब लोगों को नहीं चाहिए। आंकड़ों के हिसाब लोगों ने बहुत ले लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन सुशील मोदी को आपने सुना होगा, इससे पहले जब उनका स्टेटमेंट सामने आया, वो कह रहे हैं कि हमने तो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई थी, खाने से लेकर रहने तक के पूरे इंतजाम थे और ट्रेनों की हमने सुविधा की थी। लेकिन जो धरातल की तस्वीरें, क्या वो झूठ बोल रही हैं और सुशील मोदी सच बोल रहे हैं? अगर सारी सुविधा आपने कराई है और अब तक आपका राज रहा है, केंद्र में आपकी सरकार है और जिस तरह से राज्य में गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है बिहार में, और डबल इंजन में हालात ये हैं कि बिहार का मजदूर अपने ही राज्य में उसको रोजगार नहीं मिला, वो दूसरे राज्यों में दम तोड़ रहा है। ये स्थिति है बिहार की। देखिए, आपकी सरकार थी, आपके समर्थन की सरकार है वहां पे, ठीक है, बावजूद इसके आप वो कम्युनिकेशन डेवलप नहीं कर पाए। बिहार के छात्र, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, वो अपनी बस लेके पहुंच गए कोटा में, राजस्थान में जहां कोचिंग का बड़ा सेंटर है। बिहार के छात्र गुहार लगाते रहे, केंद्र राज्य से समन्वय करता रहा, राज्य केंद्र से समन्वय करता रहा, और जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे पटना में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कोविड-19 की जो महामारी की जो कानून बनाया उसके खिलाफ बगावत करने के लिए अब उन सब का जवाब आपको देना है। वर्चुअल रैलियों से जवाब नहीं हो सकता। बिल्कुल
बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन समझना सवाल होगा। ये भी है ना कि आपने उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। आपको लगा कि मजदूर चल रहे हैं, भैया इनको रोक दीजिए जहां भी हो, क्योंकि छवि खराब हो रही है। सवाल उठ रहा है, अगर सड़क पर कोई मजदूर नजर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि हमने उनके लिए पूरे इंतजाम किए हैं, फिर चाहे वो कमरे में घुटकर मरे या कैसे भी मरे। लेकिन सवाल यह है कि बिहार की तस्वीर ना तो पहले बदली थी ना आज बदली है। फिर चाहे कितने भी बड़े बड़े दावे करें, रैली करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने देखा अभी तो बरसात की शुरुआत हुई, आप देखिए खबरें कैसी आती हैं बिहार से कि बच्चे बुखार से तड़प रहे हैं। मेडिकल सुविधाओं को लेकर भी बिहार में हमेशा से सवाल खड़े हुए हैं कि मेडिकल सुविधाएं इतनी स्ट्रांग नहीं है जिस तरह से महामारी वहां पर पैर पसारना शुरू करती है। नहीं, वो आपको लोगों के चेहरे देख के पता चल जाएगा। अगर बिहार में इतनी सुविधाएं होती और बिहार को उन्नतिशील बनाया होता तो फिर वहां का मजदूर पूरे भारत में रोजगार के लिए अपना 2 वक्त की रोटी के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा नहीं करता, वो अपने प्रदेश में रह जाता अगर आपने तरक्की की कोई बिल्कुल गाथा चंद्रशेखर जी, लिखी लेकिन सवाल यही है ना कि मत करिए फिर इस तरीके का छलावा। बिहार की जनता के साथ बहुत दुख बहुत दर्द उन्होंने देखा है इस लॉकडाउन के दौरान, और आप अब उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आप वर्चुअल रैली कर रहे हैं, आप उनके सामने जाकर ये आप बताएंगे कि देखिए हमने आपके लिए कितने अच्छे इंतजाम किए हैं, नीतीश सरकार ने कितना अच्छा आपको प्रॉपर तरीके से हमने बसों का इंतजाम करा, आपको अपने राज्य लेकर आए, क्वारंटाइन किया, भरपूर खाना सब कुछ दिया। वो तो जनता है, पहले भी खामोश थी, आज भी खामोश है। वो गरीब हैं, शायद यही उनकी सजा है कि जिस तरह से बर्ताव आज उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन एक इंसानियत भी होती है अपने अंदर। तस्वीरें देखकर आज भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो तस्वीरें याद आती हैं तो दिल रो पड़ता है, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। देखिए, खुद की पीठ थपथपाना बंद करना चाहिए और सियासत बंद करके अब भी ये देख लेना चाहिए किन घरों में चूल्हा जल रहा है और किन में नहीं जल रहा है। इन वर्चुअल रैलियों से किसी के घर में चूल्हा नहीं जलने वाला है। आपके आंकड़ों की रोटी बना के चूल्हे पे जला के नहीं खाएंगे, उसको पका के। रोटी उनको मुनासिब होगी, आप जो केंद्र राज्य में सरकार है, केंद्र उसको पैकेज दे। कहीं ये बात की जाए कि सबसे बड़ा मजदूर वर्ग अगर बिहार से आता है तो बिहार में राज्य एक ऐसी घोषणा कर रहा है जहां मजदूरों को फायदा हो सकता है, तब ये बात धरातल की है। करते रहिए आप रैलियां, करते रहिए आप आंकड़ों के इंद्रजाल बताते रहिए लोगों को, आंकड़ों का बड़ा मायाजाल बताते रहिए जी। लोग समझेंगे नहीं इस बात को। बिल्कुल, लोग तो अभी भी समझ रहे हैं इस बिल्कुल बात को। चंद्रशेखर जी, जो फाइलें हैं वो रातों रात एसी कमरे में बैठकर तैयार हो जाती है, और आंकड़ों को जिस तरह से सजाकर लिखा जाता है, जरा थोड़ा आप धरातल की तस्वीरों को अगर सरकार झांक कर देखे तो ये आंकड़े पूरी तरह से फेल साबित होते हैं। आप किस बेसिस पर, किस डेटाबेस पर ये आंकड़े तैयार हो रहे हैं जब धरातल की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं? और बिहार के हालात सभी राज्यों की कंपेयर में हम देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं वो बिहार के ही हैं। देखिए, भाषा का जो एक तरीका है उसको कहीं बीजेपी को इसमें महारत हासिल है। प्रेजेंटेशन जो एक उनका है, एक उनको बात कहने का तरीका, दूसरे की बात नहीं सुनना, एक ऐसे अनुशासन और संयम से वो बात रखते हैं अपनी, ऐसा। और जितना मतलब वो एक जब उनकी बात रखने का जो बहुत तरीका ऐसा होता है कि जब वो बात कहेंगे तो आपको लगेगा यही सच है, बाकी सब झूठ है। हम इतने दिनों से जब मजदूरों की मांग उठा रहे हैं, जब सब बात कर रहे हैं, आप बीजेपी के किसी प्रवक्ता को जोड़ लीजिए, सब कहेगा सब सामान्य, सारी स्थितियां ठीक हैं, सब कुछ स्थिति ठीक है। तो फिर ये सोचना होगा जब सब ठीक है तो फिर गलत क्या है। बिल्कुल चंद्रशेखर त्रिशूल जी, लेकिन सवाल यह है कि बहुत हुए लच्छेदार बयानबाजी, लच्छेदार भाषण। हमने देखा है कि नुक्कड़ में जब इलेक्शन होता है तो आप खड़े होकर ऐसे शब्दों का जाल बुनते हैं कि लोग आपको सुनने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें जिनको अमल में भी लाया जाता है। लेकिन अब जनता देख चुकी है कि उन बयानबाजी से अब जनता उब चुकी है, लच्छेदार बयानबाजी से बहुत हो चुका। अब काम करके दिखाइए, तभी जनता आपको जानेगी। सच तो यही है। बिल्कुल, आज एक फिर नई कोई घोषणा हो जाएगी, लोग ये समझेंगे कि बहुत जमीन पे कुछ होने वाला है। और जनता तो देखिए, ये दबी कुचली आवाम है, ये कहीं आश्वासन के भरोसे पे जब इतने सालों जिंदा रह लेती है, भूख से सालों से जिंदा है, दशकों से जिंदा है, तो अब भी वो जिंदा है कि कल कोई उम्मीद का नया सूरज निकलेगा, कल उम्मीद के नए सूरज से उन्हें कुछ रोशनी मिलेगी। लेकिन अधिकारों की ये रोशनी महज एक दिखावा है, छलावा है, और इस छलावे को अब दूर होना चाहिए। लोकतंत्र के इतने दशक हो चुके हैं, नया भारत, नई सदी का भारत है। अब राजनेताओं को लेकिन चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बिहार के हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं? आलम यह है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने तो पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, फिर चाहे हम सेंटर की गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें। लेकिन सवाल यह है कि जिस विपक्ष को मजबूती से आवाज उठानी चाहिए थी, वो विपक्ष उतना मजबूत आया उस संकट के दौरान? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब तो थालियां भी बज रही हैं, तालियां भी बज रही हैं।
देखिए, अब ये सियासी एक जो गणित है, इसमें आम आदमी अवाम उलझा हुआ है और ये राजनेताओं के अपने अपने तौर तरीके हैं। वो वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, वो तालियां थालियां बजा रहे हैं, दोनों तरफ से जंग छिड़ी है और जंग किसके सीने पे चढ़ के लड़ी जा रही है? भूखे आदमी के, मजदूर के, अप्रवासी मजदूर के सीने पे चढ़ के वो जंग लड़ी जा रही है। तो आप उसका पेट तो कुचल ही चुके हैं और उसको पूरा कुचल दीजिए, उसको इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। अधिकारों की मुनादी हो रही है, ढोल पीटे जा रहे हैं, नगाड़े पीटे जा रहे हैं, लेकिन मिल क्या रहा है, ये बात है। बिल्कुल चंद्रशेखर त्रिशूल जी, लेकिन तस्वीरों को देखकर अब यह लग रहा है कि मजदूरों को तो आप भूल जाइए, श्रमिकों को भी भूल जाइए, किसानों को भी भूल जाइए, वो तो एक अलग मैटर हो गया। सिर्फ उनका नाम लेकर सियासत चमकाने का खेल इस वक्त बिहार में चल रहा है। या सीधा सीधा मैं ये कहूं कि इलेक्शन नजदीक है, उसकी तैयारी में जुट गए हैं सभी लोग कि किस तरीके से अब लोगों के विश्वास को जीता जाए और अपनी जो है वो अच्छी पैठ बनाई जाए ताकि हम सत्ता में आ सके। देखिए, वो किसी कवि ने कहा कि एक बंदर ने जंगल में जब रोटी बांटी तो बिल्लियों को आधी आधी पूरी दे दी। तो बिल्लियों ने कहा कि ये क्या हुआ? उन्होंने कहा चुनाव आने वाला है, शायद इसलिए रोटी पूरी पूरी दे दी है। लेकिन यहाँ वो आधी आधी रोटी भी मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है जो कहीं आम आदमी को मिल जाए। जो बेचारी बिल्लियां जो आपस में लड़ पड़ी हैं उनको वो रोटी मिल जाए। यहाँ तो बेचारा आदमी भूख से तरस रहा है। आप रैलियां कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, ताली किस लिए बजा रहे हैं, थाली किस लिए बजा रहे हैं? क्या गरीब के हाल पर परेशान होकर बजा रहे हैं? रैली किस लिए कर रहे हैं? किस तरह के आंकड़े आप दिखाएंगे? क्या कहेंगे? श्रमिक ट्रेनों में इतने लोग गए, श्रमिक ट्रेनों से ये गए, श्रमिक ट्रेनों में जो लोग गए वो पहुंच के कहां पहुंचे? घर पहुंचे अपने, विदेश थोड़ी गए हैं। घर में उनके चूल्हे जलाने की क्या व्यवस्था आपने की? क्या उनको पैकेज दिया? क्या उनको आपने राहत पहुंचाई? क्या विपक्षी दलों ने जो सुझाव दिए थे क्या आपने माने? उनको घर पहुंचाना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। अगर आप उनसे पैसे मांगते 4 गुना तो वो भी दे देते, अपने गहने बेच के, अपने कपड़े बेच के, अपना घर बेच के वो भी देते वो, अगर आप पैसे मांगते। बिल्कुल तो। बिल्कुल चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपके पास में आऊंगा। बड़ी खबर से अपने दर्शकों को अपडेट करवा देते हैं और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी का संपर्क अभियान जारी है देश भर में, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संपर्क अभियान में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती भी नजर आई और ये पहली बार नहीं है, कोई चौंकने वाली बात नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां समय समय पर उड़ती भी नजर आई हैं और ये महज एक मजाक बन चुका है। बिना मास्क के लोगों से संपर्क किया जा रहा है। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का साल कंप्लीट हो चुका है और आलम यह है कि अब उपलब्धियां गिनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुट चुके हैं। 14 जून तक बीजेपी का यह संपर्क अभियान चलेगा, लेकिन बिना मास्क के लोगों से संपर्क किया जा रहा है। यह उपलब्धियां कम और कोरोना को ज्यादा बढ़ावा देने वाला अभियान नजर आ रहा है। तो देश भर में इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। यही बीजेपी जो बार बार लोगों से अपील करती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है इस महामारी से निपटने के लिए, वही अब इसकी धज्जियां उड़ाती भी नजर आ रही है। तो समझ में आता है कि यहां पर उपलब्धियां कम और जो कोरोना वायरस है उसको ज्यादा फैलाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। तो 14 जून तक यह अभियान चलेगा, संपर्क अभियान। लेकिन पहले दिन की जिस तरह से खबर सामने आ रही है, किसी के चेहरे पर कोई मास्क नहीं है, किसी को यह ख्याल तक नहीं है कि यह कोरोना जैसी महामारी अभी भी है। अगर हल्की सी लापरवाही बरतते हैं तो यह कई लोगों को इफेक्ट कर सकती है। तो संपर्क अभियान में बिना मास्क के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं लोगों के बीच और अपनी उपलब्धियों को गिनाने का काम किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब दूसरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने की बात बीजेपी करती है, अब वही खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ाती भी नजर आ रही है। सरकार की उपलब्धियां गिनाने में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। आलम यह है कि भीड़ साफ तौर पर भी नजर आ रही है जहां पर यह संपर्क लोगों से किया जा रहा है और किसी को यह ख्याल नहीं है कि कोरोना संकट है। और ऐसे में अगर अभी भी सावधानी नहीं बरती गई तो यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जब भारत 5वें नंबर पर पहुंच चुका है उन तमाम देशों की लिस्ट में जहां पर कोरोना से सबसे ज्यादा तबाही मची है, और भारत उन देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, तो हैरान करने वाली यह बात है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल कंप्लीट हो चुका है। सरकार की उपलब्धियां गिनाने में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। समझ में आता है, चलिए ठीक है, आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन बिना मास्क के लोगों के बीच में जाना कितना बड़ा यह खतरा है। और इस खतरे को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी पूरा योगदान दे रही है, क्योंकि जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है और दूसरों को पाठ पढ़ाया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का। एक फेस पर मास्क नहीं है, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बिना मास्क के लोगों से संपर्क कर रहे हैं, यानी कि उपलब्धियों के साथ साथ इस महामारी को भी बढ़ावा देने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त कर रहे हैं।
तो सरकार की उपलब्धियां गिनाना, लेकिन उसके साथ साथ इस तरीके की लापरवाही ये कतई भी जायज नहीं है। 14 जून तक बीजेपी का यह संपर्क अभियान चलेगा, लेकिन पहले दिन में जिस तरह की खबर सामने आ रही है, जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता विनीत कपूर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हैं। विनीत, अभियान की शुरुआत ये हो चुकी है, समझ में आता है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उपलब्धियों को गिना रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इस अभियान के साथ साथ वो कोरोना वायरस को भी बांट रहे हैं, इस महामारी को बढ़ावा दे रहे हैं। विनीत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार के जो 2 साल हैं, कह सकते हैं कि 1 साल पूरा हो चुका है दूसरी टर्म का, और उसी को लेकर जो इस 1 साल की उपलब्धियां रही हैं उनको कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचाने के लिए ये संपर्क अभियान जो है शुरू किया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं पंचकुला के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर पंचकुला के अंदर जो ज्ञानचंद गुप्ता है, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस सदस्यता अभियान का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में जा रहे हैं, घरों के अंदर जाकर कहीं ना कहीं उनको पंफलेट बांटे जा रहे हैं और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाने का प्रयास किया जा रहा है कि इन 1 सालों में मोदी सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जिस तरह से रोहतक की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश जो हैं वो सरकारें देती नजर आ रही हैं, प्रशासन देते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को घर जाना, क्या ये सुरक्षित है, क्या ये सेफ है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल विनीत, लेकिन जो तस्वीरों में हम इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही थी कि फेस पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी साफ तौर पर नजर आ रही है। जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, क्या कैमरा देखकर इन्होंने अपना यह मास्क लगाया है? क्या शुरुआत से ही लापरवाही यहां पर बढ़ती जा रही थी? विनीत, देखिए, सीधे तौर पर अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर तो ज़रूर जो ज्ञानचंद गुप्ता है वो कहीं ना कहीं मास्क के साथ ही लोगों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद मास्क डाला हुआ था, इनकी टीम ने जो है वो मास्क डाला हुआ था। लेकिन हाँ, जो रोहतक की तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें ज़रूर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो मास्क नहीं पहने हुए थे, और जिस समय वो लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं तो उस समय भी उनके चेहरे पर मास्क नहीं थे। लेकिन यहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं ज्ञानचंद गुप्ता, तो उन्होंने यहाँ पर जरूर मास्क डाला हुआ है और अपने साथ तकरीबन 3 से 4 लोग उन्होंने इस पूरे संपर्क अभियान के साथ जोड़े हुए हैं। 3 से 4 लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के घरों में जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराते हैं। हालांकि ज्ञानचंद गुप्ता से खुद भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह का ये संपर्क अभियान है और इसको लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। गुप्ता जी, एक संपर्क अभियान आपने यहाँ पर शुरू किया है, किस तरह का संपर्क अभियान रहने वाला है और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो गाइडलाइंस थी क्या उनको फॉलो करेंगे? देखिए, बिल्कुल आज से पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका 1 वर्ष का कार्यकाल जो सेकंड टर्म के अंदर पूरा हुआ है उसकी उपलब्धियों को बताने के लिए हमने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। घर घर जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नरेंद्र मोदी जी का जो पत्र है, जो जनता के नाम है, लोगों के नाम है, वो हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और जो जिस प्रकार के निर्णय पिछले 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, चाहे वो धारा 370 ख़त्म करने का है, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का है, नागरिक जो कानून है, नागरिकता का कानून, उसमें संशोधन किया है, और इसके अलावा जो 3 तलाक का बिल है, ये कुछ प्रमुख इश्यूज ऐसे हैं जो बहुत देर से पेंडिंग थे और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का पार्ट थे। उनको इतनी जल्दी पूरा 1 साल के अंदर किया है, वो संदेश हम जनता को देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन गुप्ता जी, सवाल ये कि इस महामारी के दौरान कितना वाजिब है इस तरह का अभियान, लोगों के घरों में जाना, इतने सारे लोगों को अपने साथ लेकर जाना? नहीं, देखिए, हमने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। हमने कहा है कि एक घर के अंदर 3 लोग जाएंगे, एक जाएगा, दूसरा पीछे आ जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं डिस्टर्ब नहीं होगी। आप मानते हैं सुरक्षित है ये अभियान? बिल्कुल सुरक्षा के साथ सभी जो प्रिकॉशंस हैं, चाहे वो मास्क लगा करके, सभी कार्यकर्ता मास्क लगा करके निकलेंगे, और जो अपने हमारा जो मोबाइल है उसके अंदर जो आरोग्य सेतु ऐप है
वो उसका भी ध्यान रखा गया तो विनीत ये और सवाल भी पूछिए कि social भारत distancing 5वें जैसा नंबर 2 पर मीटर पहुंच की चुका है। दूरी वो बनी रहे, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। गुप्ता जी, लेकिन आज अगर बात करें तो जिस तरह से आज लगातार केसों के अंदर देश के अंदर इजाफा हो रहा है, 5वें नंबर पर देश पहुंच चुका है, लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है, उस समय में कहीं ना कहीं महामारी से निपटने के बजाय इस तरह का संपर्क अभियान चलाना कितना वाजिब है। और रोहतक की तस्वीरें आई हैं आपसे कुछ देर पहले निकलकर सामने और नेशनल चैनल पर चल रही हैं, सीधे तौर पर उसमें लोग जो हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में इस अभियान के ऊपर विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। नहीं, देखिए, कहीं कोई किसी कार्यकर्ता ने कोई स्थान पर हो सकता है गलती की हो, लेकिन ओवरऑल पूरे देश के अंदर जो जनसंपर्क अभियान है उसके अंदर 3 जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं: सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क लगा करके निकलना है, और तीसरा है आरोग्य सेतु ऐप। ये सभी 3 चीज़ों का ध्यान रख करके हम अपना ये अभियान शुरू किया। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो ज़रूरी है, इसके अलावा मास्क लगाकर घर से निकलना ज़रूरी है, और एक घर में केवल 3 व्यक्ति जाएंगे। ये खुद ज्ञानचंद गुप्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की रोहतक की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं इस संपर्क अभियान के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर ज़रूर गुप्ता जी खुद जो कह सकते हैं कि नियम है उनको कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक घर में ज़्यादा व्यक्ति नहीं जा रहे हैं, और जिस व्यक्ति को भी घर से बाहर बुलाया जा रहा है उसके साथ ज़रूर तालमेल किया जा रहा है, उसको पम्फलेट दिया जा रहा है, लेकिन दूरी बनाए हुए हैं यहाँ पर ये नेता, ताकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना ना होती हुई नजर आए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं इस टर्म की, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो बीजेपी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विनीत, सवाल मेरा यही है कि जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की वो घर घर तक पहुंचाने का काम उनके तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस लॉकडाउन के दौरान जो नुकसान हुआ उसको लेकर तो कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और यह वक्त है उपलब्धियां गिनाने का, जिस वक्त पूरे देश में महामारी है, और वो तस्वीरें पूरे भारत ने देखी जहां पर जब मजदूरों के प्लान का सिलसिला शुरू हुआ, किसी ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया, किसी ने तड़प कर दम तोड़ दिया, बहुत से ऐसे लोग थे जो ट्रेन की पटरी पर कट गए, उनको लेकर तो कभी कोई चर्चा नहीं हुई। और आज अब ये लग रहा है कि हमारा साल कंप्लीट हो गया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, यही जो पिछला रिकॉर्ड है वही जनता के सामने रख दें। बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो इस महामारी के दौरान जिस तरह से प्रवासियों का पलायन लगातार हुआ, मीलों सफ़र जो है वो पैदल प्रवासियों ने सड़कों पर तय किया, इसके अलावा वित्तीय हालात अगर बात करें तो उसमें एक बड़ा नुकसान हुआ। तो इसको लेकर भाजपा की क्या रणनीति है? हालांकि कुछ पैकेजेस जो हैं वो ज़रूर ऐलाने गए हैं, लेकिन लोग जो हैं वो ज़रूर मदद की गुहार लगाए हुए हैं कि उन्हें और ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए, आर्थिक पैकेजेस मिलने चाहिए, आर्थिक रूप से मदद मिलनी चाहिए, ना कि लोन फैसिलिटी उन्हें मिले। तो ऐसे में ये बड़े सवाल हैं, इसका जवाब बीजेपी के नेता जो हैं वो किस ढंग से देते हैं ये कहीं ना कहीं आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये अभियान यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, ये वाकई में ही कई सवाल जो है वो खड़े करता हुआ नजर आ रहा है कि इस महामारी के दौरान जहाँ पूरा का पूरा विश्व जो है वो कोरोना से लड़ने की कवायद में जुटा हुआ है, तो ऐसे में अपनी पार्टी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना कितना वाजिब है, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, चलिए विनीत कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी हैं कि अभियान की शुरुआत हो चुकी है, पूरा का पूरा कुनबा जो है वो लोगों से संपर्क कर रहा है। रोहतक की तस्वीरों का विनीत कपूर जिक्र कर रहे थे जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी साफ तौर पर नजर आई। लेकिन सवाल यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट लोगों को पढ़ा रहे हैं वही अगर धज्जियां उड़ाए तो हम कैसे मान लें कि इस महामारी पर कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि भारत 5वें नंबर पर अपनी जगह बना चुका है, और यह वो लिस्ट है उन तमाम देशों की जहां पर कोरोना वायरस जमकर तबाही मचा रहा है। क्योंकि पहले 34 नंबर पर था, उसके बाद टॉप 10 में शामिल हो जाता है, फिर 7 नंबर और 7 से 5वें पायदान पर पहुंच जाता है। ऐसे में इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। यह तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, बिहार की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभियान जिस तरह से बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है, दूसरी तरफ संपर्क अभियान की शुरुआत कर रही है, तमाम तरीके की लापरवाही भी इसमें सामने आ रही है। चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आज हमने देखा कि संपर्क अभियान, हालांकि जब यह कहा जा रहा है कि लोगों से यह कहिए कि आप दूर रहिए हमसे, ऐसे में ऐसी स्थिति में आप लोगों के घर जाकर पूरा का पूरा कुनबा पहुंच रहा है, यानी कि इस महामारी पर बिल्कुल ख्याल नहीं है। अब आगे की किस तरीके से राजनीति रहने वाली है, इलेक्शन नजदीक है, उसी को लेकर अब ये सब कुछ जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं।
ये विश्व की अकेली ऐसी पार्टी है जो बिना चुनाव के पूरे देश में प्रचार कर रही है अपना। ऐसे समय पे जब भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है, कोरोना संक्रमण का खतरा किसमें है किसमें नहीं है, अगर भाजपा ने संपर्क अभियान तय किया है, उसको जारी किया है, तो उन्होंने ये भी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी कि एक थर्मल स्क्रीनिंग जिला कार्यालय पर रहेगी। पहले अपने कार्यकर्ताओं की वो थर्मल स्क्रीनिंग करें, कोई कोरोना संक्रमण से ग्रसित तो नहीं है, उसके बाद वो कहीं जनसंपर्क पे जाए। क्या ये गाइडलाइन कुछ तैयार की है बीजेपी ने? ये नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि आपको महज प्रचार करना है, आपको अपने आंकड़ों का मायाजाल दिखाना है और आपको जो लोगों को परेशानी हुई उन सब पर अपने प्रचार के माध्यम से पूरा उसको लीप कर और ये बताना है कि जो हमने किया वो बेहतर है और जो आप सोच रहे हैं वो बदतर है। बिल्कुल चंद्रशेखर त्रिशूल जी, लेकिन सवाल यह भी है कि जिस वक्त हम देख रहे हैं, फिर चाहे हम संपर्क अभियान की बात करें या फिर डिजिटल रैली का जो बार बार जिक्र हो रहा है, वर्चुअल रैली का हम जो बात कर रहे हैं, अब तो आप डोर टू डोर जाकर लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं, अपनी उपलब्धियां उन्हें गिना रहे हैं। लेकिन जिस वक्त ये संकट था उस वक्त तो डोर टू डोर लोगों के घर राशन तक नहीं पहुंचा, उसमें भी कालाबाजारी हुई और सरकार सबको जानती थी। जब आप कह रहे हैं कि हमारे पास भरपूर स्टॉक है और वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा, तो साफ जाहिर सी बात है कि कालाबाजारी इस पर हुई है, यानी कि जो मेडिटर थे उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। यही हो सकता है। यही बात एक सचिन है सोचने वाली है कि आपका ये कार्यकर्ता कहाँ था जब हजारों सैकड़ों लाखों मजदूर सड़क पे जा रहे थे। इस कार्यकर्ता को निकल के उनके पैर के छालों के नीचे चप्पल लगा देनी चाहिए थी। बिल्कुल। आपने चप्पल को अभियान बना दिया, आपने रोटी को अभियान बना दिया, खिचड़ी को अभियान बना दिया, सारे चीजों को अभियान बना दिया। जी आपको देखना चाहिए सियासत के अलावा कुछ मानवता भी है। बिल्कुल। लेकिन चंद्रशेखर त्रिशूल जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जब इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछा जाता है तो उनकी तरफ से रिस्पांस मिलता है कि एक दो तस्वीरों को देखकर आप तो इस तरीके से हम पर सवाल उठा रहे हैं कि एक दो मजदूरों के हालात इस तरीके से हुए हैं। ये बहुत शर्मनाक वाकया होता है जब इस तस्वीरों को लेकर इस तरीके का स्टेटमेंट, वो भी वो दे जिसकी सरकार सेंटर में है, वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है। सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। सचिन, उनको सवाल पूछने वाला हर व्यक्ति जो उनके खिलाफ सवाल पूछ रहा है वो उन्हें ममता बनर्जी लगता है या उनको कांग्रेस पार्टी लगता है या राहुल गांधी लगता है। ये लोकतंत्र की जो विडंबना उभर के सत्ता पक्ष ने सबके सामने लाई है, इससे देश में बहुत बड़ा आक्रोश है कि अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो वो राष्ट्रद्रोही है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आऊंगा। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अरविंद कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने। सर, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में। अरविंद जी, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में। सर स्वागत, थैंक यू जी। अरविंद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संपर्क अभियान तो कहीं पर उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, डिजिटल रैली हो रही है, वर्चुअल रैली हो रही है, आपसे अपील करूंगा कि यहां पर आप कोई घोषणा पत्र अपना जारी नहीं करेंगे, जो सवाल पूछा जाएगा सिर्फ कट टू कट जवाब देंगे। सर, जिस तरह का अभी हालात बने हैं, आपको लगता है कि अभी उपलब्धियां गिनाने का समय है या फिर वाकई उन रिकॉर्ड को खंगालने का समय है कि कितने लोग कहां पर मरे हैं, आर्थिक हालात क्या है धरातल पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है। ठीक है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के लिए इतने बड़े आर्थिक पैकेज बिहार में या पूरे देश में दिया है। सर, सुनने में बहुत अच्छा लगा था जब सुनने में पूरा अच्छा लगा था। बिल्कुल बिल्कुल, जब अनाउंस हुआ सुनने में बहुत अच्छा लगा हमें भी कि 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान हो गया है कि प्रधानमंत्री ने हमको दिया था। अच्छा। और जहां तक बात है, देश के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री तत्पर है, पूरे दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। बिल्कुल दिख रहा है। 5वें नंबर पर पहुंच चुका है सर भारत। हमारा आबादी बिल्कुल अरविंद कुमार जी, 5वें नंबर पर पहुंच चुका है भारत। बड़ा दूसरा आबादी है। बिल्कुल, इटली स्पेन को हमने पीछे छोड़ दिया, हम 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। एक उपलब्धि ये भी है, इसको भी काउंट कर लीजिए। देखिए, स्पेन को हमने पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कोरोना का जांच किट हमारे देश में नहीं बनती थी, हमारे के यहाँ नहीं, स्पेन के साथ साथ इटली को भी छोड़ दिया। हमने बहुत जल्दी जो है दुनिया का सेकंड देश बन गए हैं हम ये सब उत्पादन में। और अरे अरविंद कुमार जी, स्पेन और इटली को हमने छोड़ा है कोरोना महामारी में कि हम उनसे भी आगे निकल चुके हैं, संख्या बढ़ चुकी है। जो सबसे ज्यादा देश प्रभावित हुए हैं उसमें हम टॉप 5 पर पहुंच गए हैं। रेट बहुत अधिक है अरविंद कुमार जी, हम टॉप 5 पर पहुंच चुके हैं, जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं। किट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जहां पर मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है, टॉप 5 में भारत ने जगह बना ली है।
पहले 34 नंबर पर था, फिर टॉप 10 में शामिल हुआ, फिर 7 और अब 5 पर पहुंच गया। ये उपलब्धि नहीं है। यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, टॉप 5 में हम आ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था हो रही है। अच्छा। और हमारे यहाँ रिकवरी रेट अच्छा है। और नहीं अरविंद कुमार जी, जो तमाम तरीके के आप घोषणा पत्र अपना गिना रहे हैं, आपके पास कोई, मुझे लगता है शायद कोई पर्चा है, आपने बकायदा उसमें मेंशन किया है कि कहां पर कितने हॉस्पिटल हैं, किस तरीके से लोगों को इलाज मिल रहा है, वो पता है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। त्रिशूल जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। अरविंद जी मेरी आवाज आपको आ पा रही है? जी जी। अरविंद जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं मानवता के नाते। ये लाल सत्ता के लाल कालीन पर पहुंचकर हर एक राजनीतिक दल, हर एक सियासत बेआबरू क्यों हो जाती है? देखिए, शब्द प्रयोग करने में बहुत अच्छा लगता है, इल्जाम लगाने में बहुत अच्छा लगता है। कभी भी आप एक मकान बनाने में देखिए कि ईंट जोड़ने में कितना मेहनत लगती है। नरेंद्र मोदी ने अपने विवेक से इस देश को बचाने का काम किया है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहां अमेरिका और रसा जैसे देश पस्त हैं, और सर किसी राष्ट्राध्यक्ष ने डुबो नहीं दिया, सबने बचाने का ही काम किया है। हाँ। और आप जो है उनको तारीफ करने की जगह पर हतोत्साहित करने का काम नहीं कीजिए। सर हतोत्साहित नहीं किया जा रहा है अरविंद जी, सवाल पूछा जा रहा है सत्ता बेआबरू क्यों हो जाती है। अभी जनसंपर्क अभियान की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव अमेरिका में है, वहां भी प्रचार नहीं हो रहा है, यहाँ चुनाव नहीं है, यहाँ प्रचार हो रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। ये प्रचार नहीं है, ये संवाद है, जनता से संवाद है। जनता, अरविंद कुमार जी, जनसंवाद है, समझ में आता है, लेकिन ये जनसंवाद उस वक्त क्यों नहीं हुआ जब लोग भुखमरी की कगार पर थे? उस वक्त तो आपको यह भी नहीं पता था कि एक कमरे में कितने मजदूर हैं, किसानों का क्या हाल है, गरीबों का क्या हाल है। आप सिर्फ और सिर्फ एसी कमरे में बैठकर बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे और मेंशन कर देते हैं चीजों को कि लीजिए हमने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया। वो पहुंचा या नहीं पहुंचा? उस वक्त आपका ये डोर टू डोर अभियान कहां चला गया था? क्या कोरोना का डर था आपको भी? थोड़ा सुनिए, सिर्फ दोषारोपण करने से नहीं होता। नहीं, ये सच है सर, सुनने की क्षमता आप रखिए, सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। ये देश में हमने इतने ट्रेन से हम अपने मजदूर भाइयों को लाने का काम किया है, सारे लोगों को। नहीं तो कोई एहसान नहीं करा है, और किस तरीके से काम हुआ है वो धरातल पर तस्वीरें सबने देखी है। कोई एहसान नहीं किया है अरविंद कुमार जी, पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। कोई एहसान कर दिया क्या आपने? अरविंद जी सुनिए, ये नागरिक का मूलभूत अधिकार होता है। अरविंद जी सुनिए, चुनाव प्रक्रिया रुक जाती है। अरविंद जी सुनिए, तो लोग प्रचार अरविंद जी, और इस देश में जो है यही दुर्भाग्य है। अरविंद जी सुनिए, ठीक है अरविंद कुमार जी, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। चंद्रशेखर त्रिशूल आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अरविंद जी प्लीज सुन लीजिए, सुन नहीं रहे, क्षमता रखिए आप, सुन लीजिए थोड़ा सा। त्रिशूल जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे, सवाल है क्या इस देश के नागरिक का मूलभूत अधिकार पूरा करना सरकार का कोई एहसान है? उसको अगर भोजन दिया है, पानी दिया है, तो क्या उसको पूरी बीजेपी पूरे देश में चीख चीख के ये एहसान थोपेगी उसके ऊपर? जवाब दीजिए अरविंद कुमार जी। देखिए, इस देश के नागरिकों का जो अधिकार है उसको सरकार जो है पूरा कर रहा है। ये सरकार नागरिकों का चुना हुआ सरकार है, और सरकार में कोई कमी नहीं है। सरकार जो है जनता के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री हर विषय के लिए लगे हैं, जनता के हर एक बहुत अच्छा आपने जो किया है के लिए वो लगे हैं। आपने जो किया है वो सर्वश्रेष्ठ है आपकी नजर में। लेकिन एक सवाल बनता है, आपसे पूछा जा रहा है जनसंपर्क अभियान ठीक है, ये मास्क और शर्म थोड़ी सी तो लगानी चाहिए अभी लोगों को। देखिए, आप कहीं भी आप आ जाइए, पूरे देश में लोग ने गमछा, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन जिसको जिस स्तर पर है वो लगाना और प्रयोग करना चालू कर दिए हैं। जनता खूब जागरूक है। और जहां तक विषय है, देखिए जहां पर लोग जो है कुछ विरोधी लोग उकसाने का काम कर रहे हैं, जनता को भड़काने। अरे सर, विरोधी अरविंद कुमार जी, यही होता है ना कि जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको लगता है सोनाली फोगाट भी वो उकस जाती है, वो किसी को चप्पल मार देती है। आप उकसा के ये कार्रवाई कर देते हैं। जनसंपर्क अभियान उकसाने के लिए चला रहे हैं आप। एक कोरोना संक्रमण फैल रहा है, पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर देश पहुंच गया है। गंभीरता के नाम पे कुछ है नहीं। सियासत को थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं है? कोरोना सियासत को थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? अरविंद जी ये पूछ रहे हैं आपसे। सुना जाए, कोरोना संकट के साथ आपको जीना पड़ेगा।
कोरोना संकट की कोई अभी तत्काल अरे दवा नहीं बनी है। ये उसी बयान- के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन अरे ये करते हुए बयान- मास्क के ये साथ बयान आपको सुन जीना लिया। पड़ेगा। अरविंद उसी जी, के मैं- साथ आपको सारा नहीं, काम अरविंद करना कुमार जी पड़ेगा। साफ साफ शब्दों में क्या दीजिए कि इस अरविंद वायरस के जी- साथ आपको जीना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। आप सीधा सीधा ये बोल अरविंद दीजिए कि जी, हमसे मर कुछ नहीं जाएगा होगा, आदमी। हमने हाथ खड़े कर दिए हैं, गाइडलाइन जारी कर दी, फॉलो करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। आप देखिए, मरो या जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको हमें। कोरोना आप के साथ जिंदगी नहीं, जीना है। आपकी सरकार है, इस दवा तरीके का नहीं बना स्टेटमेंट है। आप कह रहे हैं सच अरविंद में कुमार जी। आपको बचते अरविंद हुए कुमार सारा जी, काम करना आपकी है। सरकार सेंटर में है और इस तरीके का स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि आपको कोरोना के साथ जीना होगा। समझ में आता है कि कोई वैक्सीन नहीं या बनी, मेरा लेकिन सरकार कम से सेंटर कम में है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। जिसका कोई वैक्सीन अभी नहीं बना है, नहीं, कोई वो दवा समझ में नहीं आता बना है, वो समझ में आता है कि तो वैक्सीन नहीं बनी है। कम से कम जो गाइडलाइन है मास्क उसको लगा धरातल पर करके ही काम करना मजबूती होगा से और उतारिए ना उसके सर। साथ ही जीना अरविंद पड़ेगा। कुमार जी, बचाओ, हाथ तो मत खड़े सुरक्षा कीजिए, ही उसकी हाथ तो मत खड़े ये है, कीजिए। इलाज है। आंकड़ा बढ़ रहा है मरने वालों का, 7,000 तक पहुंचने वाला है। हाथ मत खड़े कीजिए सर। सरकार उसके ये लिए इस तरीके का तत्पर है। स्टेटमेंट सरकार देकर आप हर कितने जगह लोगों का इलाज हौसला को तोड़ रहे हैं। संभव है वो इस इलाज तरीके कर का रही है, स्टेटमेंट वो देकर आप सारा कितने लोगों का व्यवस्था हौसला किया तोड़ है। रहे हैं। सारे इस लोगों देश के ने लिए तो आपकी हर भोजन बात से को माना लेकर है। के इलाज का आपने कहा सारा थाली व्यवस्था बजाओ, किया देश हुआ ने है। थाली बजाई। आपने कहा ताली बजाओ, देश ने थाली बजाई। आपने कहा दीपक जलाओ, देश ने दीपक जलाया। और अब आप कहते हैं कि इस वायरस के साथ जीना होगा। कम से नहीं, कम जो वायरस गाइडलाइन है को- उसको मजबूती पर वायरस के धरातल पर इलाज के उतारिए। लिए जो आप छूट पर व्यवस्था छूट दिए सक्षम जा रहे है, हैं। वो दूसरी सरकार तरफ कहते हैं कर कि रही है। वायरस के साथ जियो भी और मरो भी। ये कैसा शर्मनाक वाक्य आपका नेशनल टेलीविजन पर देखिए, आप साफ तो बताता करने है से कि नहीं आपके हाथ से होता बात है। निकल चुकी है। इलाज। आपने हाथ आप खड़े क्या कर दिए। इलाज करेंगे? टिशू जी, क्या सवाल कोई पूछिए सर दुनिया आप। में किसी के पास इलाज है इसका? अरविंद इस जी, वायरस का कोई वैक्सीन अरविंद जी बना है? सुनिए। आप बताओ अरे हमको अरविंद भैया। जी सुनिए, आप सुनिए 2 मिनट। अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे है, आप खुद स्वयं कह रहे हैं अपने मुंह से कि वैक्सीन नहीं बनी है, अभी कोई इलाज नहीं मिला है, कह रहे हैं आप ऐसा? जी हाँ। और जब इलाज नहीं मिला है, जब वैक्सीन नहीं बनी है, तो आपने ये भय निकाल के फेंक दिया है कि लोगों को कोरोना से डरना चाहिए और आप जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। बिल्कुल। तो ये सियासत को शर्म आती है नहीं आती है? बिल्कुल ये चंद्रशेखर पूछना जी, चाहता हूं से मैं समझ आपसे। में आता है कि अब हाथ से बात निकल गई है, उंगलियां उठेंगी। पहले आप एक्सपोज हो एक चुके हैं मिनट मजदूर और मेरी श्रमिकों बात को तो लेकर। सुनिए, आप अब ज्यादा ना गिरे, इससे बोलते हैं, बेहतर है मेरी कि बात इलेक्शन में नहीं लग सुन जाए। रहे हैं। अरविंद कुमार जी, क्या आपके लोगों पास को मैं आऊंगा डरा दिया? सर, आपके पास मैं आऊंगा। चंद्र प्रकाश सिंह है, कांग्रेस नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। चंद्र प्रकाश सिंह जी, स्वागत है सर आपका। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। चंद्र प्रकाश सिंह जी, सवाल मेरा सीधा आपसे यही है कि संपर्क अभियान शुरू हो चुका है बीजेपी का, वो भी इस कोरोना संकट के दौरान जब लोग मर रहे हैं। आलम यह है कि 6,000 तक 7,000 तक पहुंचने वाला है मरने वालों का आंकड़ा। अरे देखिए, ये बीजेपी ने देश का पूरा सत्यानाश कर दिया है। और कोरोना और लॉकडाउन का जो स्टेज आया इस देश में, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये कोरोना और लॉकडाउन अगर सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा तो बीजेपी की राजनीति और जनता और बीजेपी की जो ये सामंजस्य बैठाना चाहते हैं, ठीक है, वो दूरी बढ़ेगी और लोग इनको इस तरह से कोरोना में और नहीं, लेकिन चंद्र प्रकाश सिंह जी, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। वर्तमान में जो हालात बन रहे हैं उस पर अगर हम चर्चा करें बेहतर होगा। चंद्र प्रकाश जी, कोरोना में चुनाव बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सवाल मेरा इसी से है सर। डोर टू डोर अभियान हो रहा है। चंद्र प्रकाश सिंह जी, डोर टू डोर अभियान हो रहा है। 2 करोड़ से ऊपर लोगों की नौकरी चली गई, उसका दर्द इनको नहीं है। मजदूरों को 3-4 महीना से भुखमरी की स्थिति है, वेतन का भुगतान। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं चंद्र प्रकाश सिंह जी, जवाब ले लेते हैं। अरविंद कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अरविंद कुमार जी, जवाब दीजिए। ये लॉकडाउन भी इन्होंने राजनीतिक रूप से किया है। ठीक है, और लॉकडाउन अब खत्म करके क्या कोरोना का भय खत्म हो गया? जी, जब ठीक है, जवाब ले लेते हैं चंद्र प्रकाश सिंह जी, जवाब ले लेते हैं। पीड़ित थे, बिल्कुल तब बिल्कुल, लॉकडाउन की जरूरत थी। बिल्कुल, चंद्र प्रकाश जी जवाब ले लेते हैं। अरविंद कुमार जी, जवाब दीजिए सर। देश को लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। उनको बंद तो करना है, तो मैं जवाब दूं। आत्मनिर्भरता का जो उनका नारा है, लोगों को कहा कि ठीक है, चंद्र प्रकाश सिंह जी, सुन लीजिए सर सुन लीजिए सर, समय का अभाव है। निर्भर बना दिया। बिल्कुल, चंद्र प्रकाश सिंह जी, सुन लीजिए सर सुन लीजिए। मुझे मजबूर होकर आपका फायदा डाउन करना पड़ेगा अगर कंटिन्यू आप बोलते रहेंगे। अब ये सुन लीजिए, निर्भर बनाने का बीजेपी का। चलिए ठीक है, चंद्र प्रकाश सिंह जी सुन लीजिए सर प्लीज। अरविंद कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, रखिए अपनी बात। देखिए, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में जैसे मास्क किट, आपको जो कोरोना संबंधित जितने हैं सारे नए नए रोजगार बनाने का काम कर रहे हैं।
देश में नए उद्योग को खड़ा किया जा रहा है जो आज के हिसाब से कहीं चल रहा है। नहीं, पहले जिंदगी को सुरक्षित कर लीजिए, उद्योग तो दूर की बात है। बेकार बात है। मास्क बनाने का उद्योग सारे खड़ा लोगों कर रही को है। कोरोना जहाँ ये फैला मास्क है बनाने का उसका उद्योग इलाज खड़ा चल कर रहा रहा है, है। क्वारंटाइन अब ये सेंटर आगे बने हैं, से स्टार्टअप इंडिया, इलाज का जो मेक इन इंडिया देश में खत्म हो गया। हमारे पास अब ये व्यवस्था मास्क है, बनाएंगे। उस हिसाब से उसकी काम हाँ। चल रही है, इलाज हो रही है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। दुनिया कोई का इलाज नहीं, मुझे नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर भी आप कोरोना का कोई भी रैली इलाज कर रहे नहीं हो हैं। रहा है। घोषणा और पत्र यहाँ पर गिनाइए अरविंद कुमार जी। मैं जनसंवाद कर रहा हूँ, लोगों से जुड़ रहा हूँ, लोगों के दुख को जानने का कोशिश कर रहा हूँ। लॉकडाउन में बंद कर दिया। नहीं, यहाँ नहीं चलेगा ये, यहाँ ये घोषणा पत्र नहीं चलेगा अरविंद कुमार जी। आप संवाद करिए, लोगों के घर जाइए, यहाँ पर ये चीजें नहीं चलेंगी। यहाँ पर जो एक्चुअल तस्वीरें हैं उन पर ही बात होनी कोरोना चाहिए। संकट में लोगों को घर जाना नहीं है, कोरोना संकट में जनसंवाद संचार के माध्यम से कर रहे हैं, ये करना हम चाहते दूरी हैं। और अभी ये डिस्टेंस को ऑनलाइन मेंटेन कर रहे हैं, प्रचार में उतर हम गए। जो है लोगों के सिर्फ दर्द जो है को गाली देने देखने का का काम नहीं फुर्सत कर इनको रहे नहीं हैं, है। काम करने का काम कर सारे रहे हैं। देश में कुछ लोग तो इस ऑनलाइन चुनाव प्रचार का विरोध हो रहा है। ठीक है, देने का काम कर रहे हैं। चलिए आप दोनों कंटिन्यू बोलते जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, त्रिशूल जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, समय का अभाव है। अरविंद कुमार जी, चले जाते हैं। अरविंद कुमार जी, मेरा आपसे सवाल है, ये कोरोना महामारी है या इंडस्ट्री है आपके लिए? ये कोरोना महामारी है, इंडस्ट्री तो आप लोगों के लिए होगा। ये कोरोना महामारी है, नहीं, आपके लिए ज्यादा है। आप अपॉर्चुनिटी आप ज्यादा ले रहे हैं, आपके लिए है। आप इंडस्ट्री बना रहे हैं, मास्क बनाने का काम चालू कर दिया है। आपको तो मास्क बनाने का काम चालू कर दिया है, ये कर दिया है, ये आप बता रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे आपसे और हम नहीं आपसे बता रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, बीजेपी जो अभियान चला रही है, बीजेपी जो जनसंपर्क कर रही है, सियासत बिल्कुल कहीं बेआबरू हो चुकी है। आपको कैसे लगता है कि जनसंपर्क अभियान चलाना भी जरूरी है? अभी कोई चुनाव नहीं है देश में। अरे ये जनसंपर्क अभियान तो इनको चलाना चाहिए था, हाल चाल पूछना चाहिए था। प्रवासी मजदूरों का जिनका जीवन संकट में है उनसे बात करना चाहिए था। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। चंद्र प्रकाश सिंह जी, अरविंद कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। समय का अभाव है, फाइनल कमेंट आपसे नहीं ले पाऊंगा। तो जिस तरह से राजनीति अब हो रही है, यानी कि बीजेपी की तरफ से संपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है, डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की भी खुलकर धज्जियां उड़ रही है। बिहार की अगर बात की जाए तो वहां पर रैली वर्सेस थैली की जो थाली है उसकी स्थिति बनी हुई है। आलम यह है कि विरोध करने के लिए थाली वहां पर बजाई जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार के ही सबसे ज्यादा मजदूर इस वक्त तमाम राज्यों में फंसे हुए हैं, जिनके आने का सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन वहां पर अगर आप ये उपलब्धियां गिनाते हैं कि देखिए हमने कितना काम किया है मजदूरों के लिए, आम जनता के लिए, तो थोड़ी सी शर्म आना बेहद जरूरी है, क्योंकि धरातल की तस्वीरों को हम देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको उपलब्धियां गिलाने की जरूरत पड़ेगी। धरातल पर काम करिए, काम बोलता है, प्रचार की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।